हेलो एवरीवन। मैं दीपक डबकरा। आज हम पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के जितने भी पेपर हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में जितने भी पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन कम्प्लीटली करवाया जाएगा। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं 19 अगस्त 2017 सुबह 9 बजे वाले पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। तो आपके पेपर के अंदर 3 सेक्शन थे, जिसके अंदर अभी जो हम पहला पार्ट कर रहे हैं इसका डेट इज मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि जो दूसरा पार्ट था जिसके 30 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। ठीक है, तो देखिएगा आपको यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट जो डिजिट होगा या नंबर है, अक्षर है, वो कौन सा होगा, HIJK। ठीक है, बट आप इन अक्षर को देखेंगे तो HIJ ओके, ये शब्द कुछ इस प्रकार से होते हैं, बट यहाँ पर इनको क्या किया गया है, उल्टा किया गया है। यानी कि अगर सीधा L होता तो वो ऐसा आता, तो आपका आंसर क्या होगा, L होगा, बट उल्टा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपको एक फिगर दिए हुए हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन है आपके सामने कि नीचे दिए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से नेक्स्ट वाला जो फिगर है वह कौन सा होगा। थोड़ा सा आप सोचेंगे यहाँ पर, देखिए यह जो 2 फिगर आपको रोटेट दिख रहे हैं, इनको अगर आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों फिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको 90 डिग्री हमने रोटेट कर दिया है। ठीक है, अब जब फर्स्ट और थर्ड को आप देखेंगे तो फर्स्ट में ये वाली आकृति फील थी एंड थर्ड के अंदर आप देखेंगे कि ये वाला फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो रोटेशन हुआ है वो हुआ है 45 डिग्री का, यानी पहले और तीसरे में कितना रोटेशन किया है, 45 डिग्री का। तो ये दोनों 45 डिग्री रोटेट हो गए, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगले कॉलम में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर क्या हुआ था, एक कॉलम छोड़कर आगे शिफ्ट हुए थे फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट और थर्ड में क्या हुआ, अगले नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो गए। फिर आप जब इन दोनों को देखेंगे तो ये वापस से 90 डिग्री यानी एक छोड़कर अगले वाले में शिफ्ट हो गए, यानी कि इन दोनों में ये फिलअप हो गए हैं। यानी कि जो अगला डायग्राम बनेगा तो अगले डायग्राम में कैसी पोजीशन रहेगी, तो आप सोचेंगे यहाँ पर, तो अगले डायग्राम में जो पोजीशन बनेगी, आपका पहला बेसिक डायग्राम ये बना, तो आप देखिए कि जब फर्स्ट से थर्ड हुआ था तो 45 डिग्री रोटेट हुआ था, तो जब थर्ड से फिफ्थ होगा तो फिर से 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा, यानी ये वाला फील हो जाएगा यहाँ पर और इसके अपोजिट ये वाला फील हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। पेपर को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसके सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि निम्न 2 वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। यानी आपको इन दोनों को ओवरलैप करना है, तो ओवरलैप करेंगे तो इन चारों में से कौन सा जो आंसर है वह यहाँ पर सही होगा। अब जरा सोचिए, जब आप इसको ओवरलैप करेंगे, यानी जब ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक एरो दिख रहा है, तो जब ये स्ट्रेट लाइन इस एरो के ऊपर जाएगी ओवरलैप होंगे। ठीक है, तो ओवरलैप में क्या दिखेगा, आपको एक सिंपल एरो दिखेगा, ये भी इसके ऊपर जाएगी तो एरो दिखेगा, यानी फर्स्ट में आपको 2 एरो दिखने चाहिए और थर्ड नंबर पर भी एक स्ट्रेट एरो दिखना चाहिए, क्योंकि जब ये थर्ड लाइन और ये थर्ड लाइन ओवरलैप करेगी तो दोनों क्या होंगी, सेम बनेगी। यहाँ पर फोर्थ लाइन ब्लैंक दिख रही है, यानी फोर्थ लाइन में रिवर्स एरो आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले 3 में एरो दिखना चाहिए, फोर्थ लाइन में रिवर्स एरो यहाँ पर आ रहा है, ये आपका सेकंड फिगर रॉन्ग हो जाएगा, ये फिगर रॉन्ग हो जाएगा और ये फिगर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 में आपको एरो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। व्यापम ने इसका सही आंसर कुछ भी नहीं दिया था, बट आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि 750 रुपए हैं आपके पास, उसको ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि A/B इज 5/2 एंड B/is 7/13, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ है कि A/B जो है वो 5/2 है। ठीक है, फिर आपको कहा है कि बी और सी का जो अनुपात है, बी और सी का अनुपात है 7/13। अब अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो जब A/B
और B/C दिया हुआ हो, ठीक है, और हमको ABC का कॉमन रेशो निकालना हो तो क्या करते हैं कि हम A और B को एज इट इज लिखेंगे 5/2, फिर B और C को उसके नीचे लिखते हैं एज इट इज 7/13। यहाँ से आप एक लाइन खींचिए और जहाँ आपको जगह खाली दिख रही है, यानी कि देखिए अब यहाँ जगह दिख रही है और एक जगह यहाँ दिख रही है, तो इनके जो पड़ोसी है, यहाँ का पड़ोसी 2 है, 2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ का पड़ोसी 7 है तो 7 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, देन हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 में 7 का मल्टीप्लाई होगा 35 बनेगा, 7 इंटू 2 कितना होगा 14, एंड 2 इंटू 13 करेंगे तो ये बन जाएगा 26। तो आपका जो आंसर आया A 35/14/26, ठीक है। अगर ये किसी से सिंप्लीफाई होगा तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि A को मिल रहे हैं 35 रुपए प्लस B को मिल रहे हैं 14 रुपए प्लस C को मिल रहे हैं 26 रुपए, यानी कि टोटल के मिलाकर हो गए 75। और क्वेश्चन ने बोला है आपको कि नहीं हमको 750 रुपए बांटना था, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 10 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि बताइए A को कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ देखिए हमने जब A/B/C देखा था, A को कितने रुपए मिल रहे थे 35, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए थी, तो 35 यूनिट की वैल्यू होगी 35 इंटू 10, यानी कि 350 रुपए, 350 रुपए, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको कहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है। आपको स्पीड दी है, समय पूछा है, तो सबसे पहले आप नॉर्मल सोचिए समय बराबर होगा क्या, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी आपको दी हुई है 200 मीटर और चाल दी है आपको 60 किलोमीटर। थोड़ा सा आपको कन्वर्जन यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए ये आपको दिया हुआ था मीटर में, ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, यानी यहाँ पर आवर आएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको दिया हुआ है 200, तो या तो आप 200 को किलोमीटर में चेंजेस कर दीजिए ताकि किलोमीटर से किलोमीटर जो है वो कैंसिल हो जाए। तो आप 200 को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये होता है 0.2 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, यानी कि आप 1 मीटर की बात करेंगे तो 1/1000 किलोमीटर। 200 के अंदर कितना होगा 200/1000, यानी कि 0.2 किलोमीटर, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 0.2 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गई 0.2 किलोमीटर और स्पीड दी आपको 60 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ जो समय आएगा वो किस में होगा आवर में होगा, और आवर को आप किस में कन्वर्ट करते हैं मिनट में, क्योंकि आपके आंसर मिनट में है। तो इस 1 घंटे को आप मिनट में बदलेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचेगा 0.2, यानी दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 2/10, तो 2 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम, यानी 1/5 मिनट। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/5 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/5 मिनट। देखिए इतना नहीं करना है, ये सब आपको समझाने के लिए। आप सिंपल सोचेंगे तो 200 मीटर को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक लाइन का भी आंसर नहीं है, 0.2/60, और किलोमीटर पर आवर था, आवर को मिनट में बदलना है, 60 का मल्टीप्लाई करना, 60 से 60 कैंसिल हुआ, 0.2 आया, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10 और ये इक्वल होगा 1/5। जस्ट इतना सा आपका आंसर है और आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा है 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं 3 अंकों की संख्याएं कितनी है। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो क्या होती है 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। अब आपसे पूछा कि इन संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। देखिए पहले हम सोचते हैं कि मान लो यहाँ जो संख्याएं हैं वो कंटिन्यूसली 1 से लेकर 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक जा रही है 999 तक। तो 999 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 5 से विभाजिता का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होती है, 0 या 5 हो।
तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कौन सी होगी? 995। 995 जो होगी वो 5 से डिवाइड होगी। तो अगर 995 5 से डिवाइड हो रहा है तो 995 को आप 5 से विभाजित कीजिए। 5 वन जा 5, 5 एकम 5, क्या बचेगा? 4 बचा, 5 नम 45 और 5 नम 45। ठीक है, यानी टोटल 1000 तक जब हम काउंट करते हैं 995 तक, तो 199 नंबर ऐसे होते हैं जो 5 से विभाजित होते हैं। बट यहाँ आप देखेंगे कि ये सारे 3 डिजिट तो है नहीं, क्योंकि जब आप 1 से लेकर 100 तक चल रहे हैं तो 100 के पहले तो सब क्या है? 2 डिजिट के हैं। यानी कि 100 के नीचे की जो संख्या है 95 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 नंबर आएंगे। तो ये 19 नंबर ऐसे हैं जो क्या है? 2 और 1 अंक वाली संख्या है, 2 और 1 अंक वाले हैं। ठीक है, तो 19 संख्याएं ऐसी हो गई जो 2 और 1 अंक वाले थे, और टोटल संख्याएं कितनी हुई? 199। कहाँ तक? 1 से लेकर कहाँ तक? हमने देखा यहाँ पर 1 से लेकर 999 तक आप जाते हैं तो टोटल 199 नंबर आते हैं। उनमें से 19 नंबर ऐसे हैं जो 1 अंक और 2 अंकों वाली संख्या है। यानी कि टोटल 3 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 199 में से आप 19 को माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर बचेगा यहाँ पर 180। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी है? तो आपका आंसर होगा 180। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये हो गया। एक और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अरिथमेटिक से। आप देखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9995। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9995। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9995 माइनस 100 बाय 5 प्लस 1। ठीक है, ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी होता है अगर किसी को याद हो तो, कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? अंतिम अंक प्लस माइनस प्रारंभिक अंक डिवाइडेड बाय अंतर, या इसे कहते हैं आप कॉमन अंतर, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। और एक टर्म इसमें साथ में ऐड करते हैं प्लस 1। ये यहाँ पर आपका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा? 995 में से 100 माइनस करेंगे यानी आएगा 895 डिवाइडेड बाय 5। 895 को 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35 और 5 9 45 प्लस 1, यानी ये बन जाएगा आपका 180। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला पता हो। नहीं तो आप हमेशा बेसिक की तरफ फोकस कीजिए, बेसिक से आपका आंसर हमेशा डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपसे कहा है 743 में आपको 999 का मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले क्या किया, इसको लिखा 743 इंटू 999 को आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है, 999 को लिखेंगे 1000 माइनस 1। अब आपको पता है 743 में 1000 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, लाइटली 3 जीरो लगा दो, माइनस 1 का गुणा करना भी आसान है, 743 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 743 यानी 7,43,000 में से 743 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 7,43,000 में से 743 आप माइनस करेंगे यानी 42 बचेगा, 42,000 बचेंगे, क्योंकि 3,000 में से 743 माइनस हो रहा है यानी कि 257 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो 7,42,257 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा। कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन आपके सामने आपको कहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। ठीक है, वर्तमान आयु का जो अनुपात आपको दिया हुआ है वो दिया है 9:4, यानी कि अगर पिता की आयु 9 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 4 होगी। इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है 9:4। देन आपसे कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा। आप नॉर्मल सोचिए, 5 साल बाद दोनों की आयु का योग 75 होगा, यानी कि 5 साल बाद तो इनकी जो भी उम्र होगी 5 साल बाद क्या होगा? बेटी की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी और
पिताजी की उम्र भी 5 साल बढ़ जाती है। देखिए उम्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ये दोनों लोगों के लिए बढ़ती है या दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एक इंसान की उम्र बढ़े। यानी कि अगर 5 साल बाद दोनों की उम्र 5-5 बढ़ जाएगी यानी कि टोटल 10 वर्ष बढ़ जाएगी। तो अगर हम आज बात करें तो आज दोनों की टोटल उम्र कितनी होगी, 5 साल बाद 75 हो जाएगी, तो आज -10 करेंगे यानी कि 65 वर्ष होगी। आज दोनों लोगों की उम्र कितनी हो जाएगी, 65 वर्ष। ठीक है, और दोनों का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 9:40, यानी 9 + 4 करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 13 की वैल्यू दी हुई है 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 5 वर्ष। आपसे क्या कहा था कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 9, यानी 9 × 5 करेंगे तो 45 वर्ष। और आपसे पूछा किसकी उम्र है, पिता की ही पूछी है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़े से ध्यान से आप करते रहिए, आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कहा है आपसे, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर है। क्या करेंगे, मान लो x रुपए का 20% 400 के बराबर है। ठीक है, मान लिया x रुपए का 20% किसके बराबर है, 400। तो आपसे सिंपली x की वैल्यू निकालनी है, तो x इंटू 20% को क्या लिखेंगे, 20/100 इक्वल टू क्या होगा, 400। यहाँ पर 20 से 100 को आप काट देंगे 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अगर आपको इतना नहीं करना है तो आपको देखिए 20% की वैल्यू दी हुई है 400, हमेशा परसेंटेज में इसको आपको 100 बनाना रहता है। तो ये 100 कब बनेगा, जब 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इधर भी इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2000। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हर टॉपिक के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर होंगे जितने भी टॉपिक एग्जाम में आए हुए हैं। क्या कहा है आपसे कि 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 आदमी जो है वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 9 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 12 आदमी 9 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब देखिए ये 12 आदमी 9 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे, 6 दिन काम कर लिया, अब क्या बचा था कि 12 आदमी 3 दिन में काम को पूरा कर लेते। ठीक है, 12 आदमी 9 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, 6 दिन काम करने के बाद, ठीक है, यानी कि ये 12 आदमी इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेते, 3 दिन में, क्योंकि 12 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम कर लिया है ना, तो 12 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 12 आदमी 3 डेज में उस काम को खत्म करेंगे। तो 12 आदमी कितने दिन में खत्म कर लेते, 3 दिन में कर लेते। बट वही काम क्या किया है, क्या कहा है, देखो 6 आदमी उनके पास और जुड़ जाते हैं, कब, 6 दिन के बाद। तो 6 दिन के बाद जो काम बचा था वो क्या था कि 12 आदमी 3 दिन में कर लेते, बट 6 आदमी और जुड़ गए, यानी अब टोटल आदमी कितने हो गए, 18, और कितने दिन में कर लेंगे, x दिन में। ठीक है, तो ये 12 × 3 करेंगे आप 36 होगा, 18 डिवाइड कर लेंगे इक्वल टू आ जाएगा x, तो 18 × 2 करेंगे 36, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 6 आदमी और जुड़ जाते हैं तो काम पूरा कितने दिन में कर लेंगे, तो आंसर कितना होगा, 2 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी 2 दिन आपका यहाँ से सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, यदि कुछ रुपए को ए, बी और सी में 5, 7 और 6 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए ए, बी और सी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है 5:7:6। ठीक है, यानी ए को अगर 5 रुपए मिलते हैं तो बी को 7 रुपए और सी को 6 रुपए मिलते हैं। आगे आपसे कहा है बी और सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, बी को जो है सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, बी को सी से। यहाँ देखिए बी को 7 रुपए मिल रहे थे एंड सी को 6 रुपए मिल रहे थे, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 रुपया अधिक मिल रहा है, और 1 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दी है 4500, यानी 4500 रुपए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4500 रुपए। तो आपसे कहा है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखी हुई है 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4500 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 4500। तो 6 में अगर आप 4500 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखिए ये हो जाएगा 27,000, 27,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ए बी से 2 साल बड़ा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 3 पर्सन है, ए बी और सी। क्या कहा है, ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। ठीक है, यानी कि अगर आप मानते हैं सी की आयु अगर x है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि देखिए ये जो कि जो है, जो कि किसके लिए लगा है, बी के लिए। ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि यानी कि बी सी की आयु का दुगना है। तो हमने मान लिया कि अगर सी की आयु x है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 2x, दुगना हो गया। और ए की आयु के बारे में क्या कहा है कि ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, यानी ए की उम्र कितनी होगी बी प्लस 2, बी से 2 साल बड़ा। ये जितनी उम्र बी की है तो बी की उम्र कितनी थी 2x, तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2। आगे आपसे कहा देखिए, यदि ए बी सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है, यानी कि तीनों का आप सम करेंगे अगर a प्लस बी प्लस सी तो कितना दिया हुआ है 27। तो ये है 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x, ये तीनों का योग कितना हो गया 27। इसको आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5x प्लस 2 बराबर 27 वर्ष, यानी 5x की वैल्यू, इस 2 को हम इधर लाएंगे माइनस में जाएगा 25 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/5, यानी कि 5 वर्ष, 5 से काटेंगे 5, तो x का मान आ गया आपके पास 5 वर्ष। ठीक है, आपसे क्या पूछा है a की आयु कितनी है, तो देखिए a की आयु कितनी थी 2x प्लस 2, a की आयु कितनी थी, a की आयु हमने देखी 2x प्लस 2। ठीक है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास 5 आई है, प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 धन 2, यानी कि आपका आंसर होगा यहाँ पर 12 वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 ईयर। ओके, सेशन को शेयर कर दीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ, ताकि जितने भी लोग कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोगों को सारे पेपर्स के सॉल्यूशन इजीली मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, सॉरी ये 12 कर चुके, 13 है। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा है, ए और बी, ए प्लस बी जब मिलते हैं तो ये किसी काम को 30 डेज 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपसे कहा है 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों ने कितने दिन काम कर लिया 30 दिन में, तो ये इसको कंप्लीट कर सकते थे, 20 दिन कर लिया। अब आप ये सोचिए कि काम बचा कितना है कि ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में निपटा लेंगे, इतना काम बचा है। ठीक है, यानी क्योंकि 20 दिन बाद काम छोड़ रहा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको आप सोल्व करेंगे तो कि ए 10 दिन काम करेगा प्लस बी भी 10 दिन काम करेगा तो काम हो जाएगा। ए 10 दिन काम करे और बी 10 दिन काम करे, इतना काम अभी बचा हुआ है। ठीक है, ए का 10 दिन का काम और बी का 10 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, क्या कहा, शेष काम को ए द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। यानी कि वो क्या कह रहा है, 20 दिन काम किया। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन का है, 20 दिन काम करने के बाद बी तो छोड़ देता है, तो बी का काम कितना बचा था, देखो 30 दिन में पूरा कर रहे थे, यानी कि 10 दिन का बी का काम बचा हुआ था। ठीक है, 10 दिन का बी का काम बचा हुआ था, और ए को उस काम को करने में कितने दिन लग गए, ए को टोटल 20 दिन लगे, ए को टोटल कितने दिन लगे 20 दिन। तो ए का खुद का काम कितना था 10 दिन, तो बाकी के 10 दिन उसने किसका काम किया होगा, बी का, यानी कि बी का 10 दिन का काम ए ने कितने दिन में कर लिया 10 दिन में। यहाँ पर आप देखेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए अपॉन बी करेंगे तो इनकी इफिशिएंसी आएगी 1/1, यानी ए भी 1 काम कर रहा है, बी भी 1 ही काम कर रहा है। ठीक है, ए भी 1 काम करता है, बी भी 1 काम करता है, तो ए की इफिशिएंसी 1 है, बी की इफिशिएंसी भी 1 है, तो 1 + 1 यानी दोनों मिलेंगे तो 2 काम रोज होगा, और पूरा काम कितने दिन में कर रहे थे 30 दिन में, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया आपका 60। ठीक है, ये 60 क्या हुआ आपका टोटल वर्क। फिर आपसे पूछा क्या है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 60। अब देखिए बी कितना काम करता है, अभी हमने यहाँ देखा था 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 60 दिन। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा
तो आपका आंसर होगा 60 डेज, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाए। पहले आपने देखा कि ए और बी, वापस से देखिए, ए और बी इस काम को 30 दिन में कर सकते थे मिलकर। क्वेश्चन कह रहा 20 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी 20 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अब क्या बचा था, ए और बी का 10 दिन का काम बचा था, यानी ए 10 दिन में कर रहा था, बी भी 10 दिन में करता, ठीक है। बट बी तो चला गया, बी चला गया यानी बी का 10 दिन का काम बचा, और ए ने कितने दिन में किया, 20 दिन में पूरा किया। तो 10 दिन तो ए ने अपने खुद का काम किया होगा, बाकी 10 दिन उसने बी का काम किया, यानी आप बोल सकते हैं कि 10 दिन का बी का काम ए ने भी 10 दिन में कर दिया, यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, इक्वल हो गई 1-1, ठीक है। यानी ए और बी दोनों 1-1 काम कर रहे हैं, तो काम कितना हो गया 2, और 30 दिन में निपटाते हैं, यानी 60 वर्क टोटल हो गया। 60 वर्क अगर ये बी अलोन करेगा, बी अकेला करेगा, तो बी तो एक काम रोज करता है, यानी 60/1 करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 डेज, यानी 20 काम को कितने दिन में निपटाएगा, 60 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है, एक व्यापारी 4800 रुपए की अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को, ठीक है, 4800 रुपए किसी वॉशिंग मशीन का मूल्य है, उसने क्या खरीदा, 2 छूट में खरीदा। अब देखिए, मान लो आपकी कोई चीज है, यहाँ समझिएगा इस चीज को, ऊपर की तरफ मैं लिख रहा हूँ, 100 रुपए की चीज है, अगर मैं कहूँ कि 5% की छूट मिली तो आप कितने में खरीद लेंगे, 95 रुपए में। फिर अगर कहूँ कि 100 रुपए की चीजें अब आप 15% की छूट पे खरीद रहे हैं, यानी आपको कितने में मिलेगी, 85 रुपए, ठीक है। तो वही 4800 रुपए की चीज वॉशिंग मशीन को पहले उसने 15% और फिर 5% 2 छूट ली, यानी 4800 का 15% माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 85%, तो 85/100। फिर क्या मिला, 5% यानी 5/100, इतनी उसकी कीमत हो गई, ठीक है, इतनी उसकी कीमत होगी। इसको थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5 से आप 100 को काटेंगे तो ये 20 बार कैंसिल होगा, फिर 5 से वापस कटेगा तो ये 17 आएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा। 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 5% का डिस्काउंट था, सॉरी यहाँ पर 19 बचेगा, 95 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 का डिस्काउंट मिल गया तो बचा कितना, 95%। जैसे पहले 15 का डिस्काउंट दिया तो ये 85 बचा था, तो 5 का डिस्काउंट दिया तो 95 बचा है, ठीक है। 5 से काटेंगे, ठीक है, यहाँ 5 से काटेंगे तो 19 बचेगा, यानी यहाँ जो आपके सामने बचा है वो क्या है, 12 × 17 × 90, इतने रुपए की वो मशीन आ रही थी। फिर उसने क्या किया, इस पर 124 रुपए का परिवहन खर्च किया, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 17 × 19, ठीक है, देखो 12 × 17 × 19, तीनों का जब गुणा करेंगे तो 12 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 204, 204 × 19, 204 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3876, प्लस इसमें आप 124 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4000, यानी उस व्यक्ति को मशीन कितने में मिल गई, वॉशिंग मशीन 4000 में। अब 4000 की चीज़ पर उसने क्या किया, 13% का लाभ कमाया, यानी 113% में उसने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4000 का 113%, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 113 इंटू क्या होगा 40, ठीक है, 100 × 4 किया 4000, 13 × 52, ठीक है, यानी 520, तो आपका आंसर हो जाएगा 4520 रुपए, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4520 रुपए उस मशीन को वह बेचेगा, यानी उस मशीन का विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा 4520 रुपए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको दिया हुआ है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, एक नाव है, बोट नाव, स्पीड दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल बोला है यानी ये केवल नाव की स्पीड है, और आपसे क्या कहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, धारा की चाल आपको दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन आपका धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अब देखिए धारा, मान लो धारा इधर बह रही है, तो जब आपको पता है कि धारा के साथ जाते हैं तो इनकी स्पीड 8 हो जाती है, यानी स्पीड क्या हो जाती है, नाव प्लस धारा, ठीक है। बट जब धारा के विपरीत आते हैं तो स्पीड क्या होती है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, घट जाती है, माइनस कर लेते हैं, तो नाव की चाल 10 है माइनस धारा की चाल 5 है, तो आने में जो टोटल स्पीड बचेगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, आने में जो टोटल स्पीड बची है तो 10 - 5 यानी कितनी बची है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसको आने में हो रही है। फिर क्या कहा है उसने, देखिए धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे। अब जब धारा के विपरीत दिशा में आपने स्पीड देखी, देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल तो आपने देख ली, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आपकी जो टोटल स्पीड है, धारा के साथ स्पीड कितनी हो गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब देखिए धारा इधर बह रही है तो इधर आपकी स्पीड हो गई 15 और धारा की विपरीत दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में आपकी स्पीड है 5, तो 5 किलोमीटर की स्पीड से 5 चलेंगे यानी आपको 1 घंटे का समय लगेगा। तो 1 घंटे का समय यानी मिनट में पूछा है तो 60 मिनट होगा, बट यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम, देखिएगा यानी कि धारा के साथ ही आपसे पूछना चाह रहा है। हिंदी में ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, विपरीत नहीं होगा, ये होगा धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में आप देखेंगे 5 किलोमीटर कहा है और धारा की दिशा में स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये आपकी दूरी हो गई, दूरी बटा चाल। आपसे समय पूछा है तो दूरी बटा चाल आप लिखेंगे। चाल आपको आई है आपकी 15, ठीक है, और आपको इसको मिनट में निकालना है इसलिए आप 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 20 मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी के हिसाब से आंसर 60 मिनट आएगा जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा नहीं होगा, यहाँ पर धारा की दिशा में आएगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है धारा के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आपसे कहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है। ठीक है, यानी कि 2 व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति x है दूसरा व्यक्ति y है। क्या कहा है, उनका अंतर, यानी आप कह सकते हैं बड़ा व्यक्ति अगर x है तो x माइनस वाई दिया हुआ है 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपसे आगे क्या कहा है, यदि उनकी आयु का योग, उनकी आयु का जो योग है वो 144 के वर्गमूल के बराबर है, यानी 144 का आप वर्गमूल लेंगे तो कितना आता है, 12 आता है, यानी इन दोनों का जो योग दिया हुआ है x प्लस वाई, ये कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एक बार जोड़ेंगे, इनका जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, 12 प्लस 2 14। तो आप देखते हैं x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो पहले इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो 7 माइनस वाई बराबर 2, यानी कि 7 माइनस 2 बराबर y हो जाएगा। तो आप देखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू कितनी होगी 7 और y की वैल्यू 5। आपसे क्या पूछा है, दोनों में से बड़े वाले की आयु कितनी है, तो बड़ा कौन आ रहा है 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुना है। ठीक है, कोई व्यक्ति है ए, ये उसका पुत्र हो गया। ठीक है, ए का पुत्र, तो ए की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी। मान लो उसके पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष होगी, उसका 6 गुना जो आपसे कहा है। ठीक है, तो ए की आयु अगर 6 वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु 1 हो जाएगी क्योंकि 1:6 है, 6 गुनी आपसे कहा है। फिर आपसे कहा है ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ठीक है, यहाँ मान लो ए के पिता को हम रखते हैं, ए के पिता की आयु कितनी है, इससे 40 वर्ष अधिक। तो जब भी यहाँ पर ऐड करना होगा हम इन्हें x के फॉर्म में मान लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कोई नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो ये भी एक नंबर है 1:6। ठीक है, तो इसमें जब आप ऐड करेंगे तो 40 ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक रेशियो है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अगर कुछ मल्टीप्लाई करना हो डेट इज ओके कि सब में हो जाता है, बट ऐड करना है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको x मान लेंगे कि ए की पुत्र की उम्र x वर्ष थी, ए की उम्र कितनी हो गई 6 वर्ष, और ए की पिता की 40 वर्ष ज़्यादा बोली है, यानी कि 6x प्लस 40 टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ए के पिता की उम्र हो गई 6x प्लस 40
एक की उम्र हो गई 6x और एक के पुत्र की उम्र हो गई x वर्ष। आगे आपसे क्या कहा है, उन सबकी कुल आयु 118 वर्ष। ठीक है, यानी कि 6x प्लस 40 प्लस 6x प्लस x 1x, यानी कि पूरी कितना है 118। यहाँ से आप इसको जोड़ेंगे 6 6 12 और 1 13, 13x बराबर कितना होगा 118, 40 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 78 बटे 13, 13 से काटेंगे तो आ जाएगा 6 वर्ष। किसकी आयु पूछी आपसे, a की आयु कितनी है, तो a की आयु कितनी है, a की आयु है 6x, यानी कि 6 इंटू x की वैल्यू आपके सामने आई है 6, तो आंसर हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, तो ए का आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 36 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो रहे हैं। कांस्टेबल के पेपर में क्वांट रीजनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर दिखते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको पैटर्न 1 में भी दिखेंगे, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, अब ये औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसानी से हम इसको करेंगे। आपको कहा 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। ठीक है, आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं और उन सबका औसत नंबर आए हुए हैं 75। ठीक है, यानी कि अगर आप टोटल नंबर की बात करें, देखो वैसे यहाँ पर ये टोटल वोटल करने की ज़रूरत नहीं है, 75 इंटू 5 करेंगे यानी 3750 टोटल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी 50 बच्चों के इतने नंबर आए हैं। फिर कहा यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंकों को 36 लिख दिया जाता है तो सही औसत बताइए। यानी कि ये जो नंबर थे, ठीक है, मैं पहले आपको बेसिक से बता रहा हूँ, इसका शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा। 3750 नंबर टोटल होते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है कि एक विद्यार्थी को द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया जाता है। उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को 86 नंबर मिले थे, उन्हें 36 लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचेंगे तो हो क्या रहा है, देखिए एक बच्चे को नंबर मिले थे कितने 86, पर उन्होंने जोड़े कितने 36। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर, देखिए एक्चुअल में उसे मार्क्स मिले थे 86 और उन्होंने 8 कितने किए 36, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 50 नंबर, 50 नंबर ज़्यादा आने चाहिए, है ना, 50 नंबर जो है वो क्या होने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए थे। तो जो टोटल नंबर इतने हुए, इसमें क्या आप कर लेंगे 50 और 8 कर लेंगे, तो ये कितने हो गए 3800 नंबर आएंगे। कितने बच्चों के आए, तो ये 3800 नंबर आ रहे हैं 50 बच्चों के, तो 3800 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35 और 5 6 30, 76 नंबर आपका यहाँ पर एवरेज आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इतना नहीं करते हुए आपको बिल्कुल नॉर्मल सोचना है। देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थियों का औसत कितना है 75। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक बच्चे के नंबर थे 86 पर उसकी जगह इन्होंने 36 लिख दिया, यानी कि सही नंबर कितने थे 86, लिखना कितने थे 86 पर लिखा कितना है 36, कम नंबर लिख दिया, तो यानी कि क्या होगा नंबर बढ़ जाएंगे। अब बढ़े कितने 50 नंबर, कितने नंबर बढ़ रहे हैं 50 नंबर, और बच्चे कितने हैं 50, तो 50 बच्चों के 50 नंबर बढ़ रहे, यानी कि हर बच्चे के कितने नंबर हुआ, एक नंबर बढ़ेगा, यही तो एवरेज है। तो यहाँ पर +1 कर लो तो आंसर कितना आएगा 76। या फिर आप नॉर्मल सोचेंगे तो देखिए बाकी के जो 3 नंबर दिए हुए हैं 51, 36 और 61, तीनों छोटे नंबर है और नंबर बढ़ रहे हैं, तो एक ही आंसर आपको यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा है जो कि है 76 नंबर, क्योंकि जब नंबर ज़्यादा आएंगे तो सबका एवरेज बढ़ जाएगा ना, कम तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 76 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष। ठीक है, देखिए 15 लोग हैं, 15 लोगों की औसत आयु दी है आपको 45 वर्ष। अब ये औसत का सिंपल सा मीनिंग होता है कि 15 लोगों में हमने मान लिया कि सबकी आयु कितनी कितनी है 45 वर्ष। औसत 45 वर्ष यानी सबकी आयु एवरेज कितनी है 45 वर्ष। अब क्या कहा है, 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। अब 2 व्यक्ति चले गए, ध्यान से सुनना, 15 व्यक्ति यहाँ पर टोटल थे, 15 में से 2 चले गए तो बचा कितना 13 बचा है। ठीक है, अब 13 व्यक्तियों का औसत क्या हुआ
5 वर्ष बढ़ गया। ठीक है, यानी इन 13 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया? 50 हो गया। 13 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया? 50 वर्ष हो गया। तो निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी? अब जरा नॉर्मल सोचिए। देखो, हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 50 व्यक्तियों की इनिशियली जो 15 लोग थे उनकी कुल उम्र कितनी थी, तो आप क्या कहेंगे कि 15 × 45। ठीक है, इनिशियली उम्र कितनी थी? इतनी। और बाद में कितना बचा? 13 लोग बचे हैं और उनकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष, क्योंकि एवरेज क्या हुआ? 5 बढ़ गया। 15 × 45 करेंगे तो देखो 15 × 5 किया 75, बचा 7, 15 चौक 60 और 7 675 माइनस, ये हो जाएगा 650। ठीक है, तो 675 में से 650 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 25 वर्ष। यानी कि जो 2 लोग गए उनकी टोटल उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। तो एवरेज कितना होगा? 25/2 यानी कि 12.5 वर्ष। तो एक व्यक्ति की एवरेज उम्र कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी 12.5 वर्ष यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ना करना हो तो आप देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सोचेंगे? देखिएगा, आपने यहाँ पर देखा कि 15 व्यक्ति थे, 45 वर्ष उम्र है। ठीक है, और जब 13 व्यक्ति है तो उम्र हो गई 50 वर्ष, यानी कि 2 व्यक्ति चले गए तो 45 साल के 2 व्यक्ति गए हैं, तो टोटल 90 साल आपके चले गए। ठीक है, फिर इन 13 लोगों में सबकी उम्र 5-5 वर्ष बढ़ा दी, यानी 13 × 5 65 वर्ष की जो उम्र है वो वापस आ गई है। तो 90 में से 65 आप माइनस करेंगे, 90 में से 65 आप माइनस करेंगे, यानी 2 लोगों की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, ये हम सेकंड तरीका कर रहे हैं यहाँ पर 25 वर्ष। तो 2 लोगों की 25 है तो एक की कितनी होगी? 25/2 यानी कि 12.5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 12.5 वर्ष। दोनों तरीकों से आप क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी औसत का क्वेश्चन है। औसत के भी कई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कहा है, विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी का औसत 65 था। ठीक है, यानी कि 7 मैच में हर मैच का औसत कितना था? 65 रन। 7 मैच का टोटल औसत कितना था उसका? 65 रन युवराज का। आगे आपसे कहा है युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए? कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत क्या हो जाए? 85 हो जाए। अब जरा सोचिए, उसको औसत कितना बनाना है? 85। अभी औसत कितना है? 65। 8वें मैच में मान लो वो 65 रन ही बनाता है, तो औसत में कोई बढ़ोतरी होगी क्या? नहीं होगी, है ना। 8वें मैच में अगर वो 65 रन बनाता है तो उसका औसत वही रहेगा जो पिछले 7 मैचों का। ठीक है, यानी मान लो उसने 8वें मैच में 65 रन बना लिए तो औसत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब उसको औसत करना कितना है? 85। अभी कितना है? 65, यानी 20 रन उसको एक्स्ट्रा चाहिए हर मैच में। ठीक है, 85 स्कोर करने के लिए उसको 20 रन चाहिए। मैच कितने हो गए? 8 मैच के चाहिए, यानी कि उसको कितने रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे? 160। यानी कि 65 तो उसको एवरेज करने के लिए चाहिए, फिर 160 रन उसे स्कोर बढ़ाने के लिए चाहिए, यानी उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे? आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 225 रन। ठीक है, एक तरीका ये होता है सोचने का, या फिर आप क्या सोच सकते हैं, देखो 85 स्कोर करना है 8 मैच में, यानी 85 × 8 इतने रन टोटल बनेंगे। इसके पहले 7 मैचों में उसके रन कितने थे? 65, यानी कि अभी तक रन कितने हैं? 65 × 7। इनका जो अंतर है वही तो इस मैच में बनेगा। तो देखो 85 में आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 52 यानी 520, और 65 में आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 × 5 = 35, बचा 3, 7 × 6 = 42 और 3 = 45। ठीक है, 7 देखो 85 का 17 जो 68, ये 680 होगा यहाँ पर। ठीक है, 85 का डबल होगा 17, 17 जो 680 में से आप 455 को माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा। सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, आप जिस तरीके से सोचें। ये मैंने क्या किया है, देखो जब 8वां मैच खेल लेगा तो औसत हो जाएगा 85, यानी 8 मैचों के बाद जो टोटल रन होंगे वो 85 × 8 होंगे। और 8वें मैच के पहले जब 7 मैच थे तो उसका औसत था 65, यानी कि 7वें मैच तक उसके पास टोटल रन 455 थे। 8वें मैच के बाद 680 हो जाएंगे, तो जो 225 का डिफरेंस है वही तो उसे 8वें मैच में बनाना है। इसका आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 90 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई आपसे पता नहीं है।
अब आपको पता है कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या होती है कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या होता है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। तो ये उसकी दूरी हो गई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। स्पीड आपको दी हुई है तो आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको पता है कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चाल आपको दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5/18 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। दूरी, अब देखिए ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, ट्रेन की लंबाई x है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी हुई है 75 डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम आपको दिया हुआ है कितना? 8 सेकेंड। बस इतना ही आपको करना है। यहाँ आप सोल्व करेंगे तो 8 से 18 से 90 5 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 8 बराबर x प्लस 75। 25 इंटू 8 यानी 200 बराबर x प्लस 75। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 75 यानी कि 125 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा आपका 125 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया हुआ है कि देखिएगा, निम्न दिए गए 4 पतों में से ठीक समान कौन सा एक नहीं है। यहाँ चारों आपको सेम पते दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा, ये जो आपको फर्स्ट एड्रेस दिया हुआ है इसके जैसा नहीं है। जॉर्ज हिलर, लंदन बोरो ऑफ लेविशाम, 9th टाउन हॉल, कैटफोर्ट लंदन, SE6। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए BA आया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ जो आपको मैच करना है वो BORO बोरोथ है, BOROUGH, बट सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है BARO, यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये उसके जैसा मैच नहीं कर रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एड्रेस नंबर 2 जो आपको लिखा हुआ है वो, बट एड्रेस नंबर 2 को ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या कहा है आपसे? 50 रुपए वाले नमक को 80 रुपए किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात से मिलाया जाए। ठीक है, तो देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन है। 50 रुपए पर केजी का एक नमक है और 80 रुपए पर केजी का एक नमक है। क्या करना है कि रेट क्या बन जाए? 60 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ 20 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 60 में से 50 को माइनस करेंगे 10 आएगा, तो 20-10 यानी कि 2:1। सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2:1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे। 23 का आंसर होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको जोड़ करना है। अब जोड़ करने में आप यहाँ पर देखेंगे यूनिट डिजिट सबके डिफरेंट है, तो पहले हम यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। हो सकता है यहीं से आंसर आ जाए तो हमको पूरा मैच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखिए 3 9 12, 12 और 7 आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो 12 और 7 कितना होगा? 19, एक होगा 20, 3 23, 23 और 9 32, 32 7 39 और 1 40, यानी इकाई का अंक जो है वो 0 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इकाई का अंक 0 आपको 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 किया 40 हुआ। ठीक है, वापस से देख लीजिए, 9 3 12 7 19 1 20 3 23 32 39 और 1 40, 4 बचा हासिल का। फिर हम आगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर इकाई दहाई है नहीं, तो देखिए 4 हासिल का ये 2 हुआ, 6 8 14 15 16 17 18, 4 हमने ऐड किया है। ठीक है, 18 हो गया, 2 20, 8 28 और 6 34, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 4, और यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। जोड़ने का क्वेश्चन है नॉर्मल, आप इजीली इसको कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको यहाँ पर औसत पूछा है।
ठीक है। तो औसत करने का आसान सा तरीका क्या है, आप सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि 62 प्लस 54 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 22 और कितने नंबर है उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे यानी 6 से, ठीक है। आप सबको जोड़ेंगे तो देखिए इन सबका जो एडिशन होगा वो होगा 426, नहीं सॉरी, ऐड कर लेते हैं। देखो 2 4 6 4 10 6 16 16 8 24 और 2 26 का 6 बचा कितना 2, फिर हम ऐड करेंगे तो 2 हासिल वाले तो 4 6 9 13 18 6 24 246 डिवाइडेड बाय 6 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे 6 चौक 24 6 कप 6, औसत आपका कितना आ रहा है यहाँ पर 40, ठीक है। औसत निकालने के और भी तरीके पर संख्याएं बहुत दूर दूर की है तो आप इसको इजीली जोड़कर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, मान लो ये इंग्लिश के लोग हैं जो इंग्लिश में क्या हो गए फेल हो गए, कितने प्रतिशत है 36% लोग इंग्लिश में फेल हो गए, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, ठीक है। ये हमने हिंदी का गोला बनाया क्योंकि इसके अंदर कितने लोग फेल हुए हैं 40%। फिर आपसे कहा है कि यदि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी 20%, ये कॉमन जो दिख रहा है आपको 20%, ये क्या है एक कॉमन सर्कल है जिसमें 20% लोग जो है वो फेल हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये जो कॉमन सर्कल दिख रहा है दोनों का, ये कॉमन है 20% जो दोनों में फेल हुए हैं। तो आपसे पूछा है कि बताइए कितने पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत है, यानी पास कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को लिए मैंने एक तरीका बताया आपको, तीनों को दोनों को ऐड कर दीजिए और जो कॉमन है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है। यानी 36 प्लस 40 76 माइनस 20 ये हो जाएगा 56% फेल हो गए, ठीक है। 100 में से 56% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, तो 100 माइनस 56 यानी 44%, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप नंबर देखेंगे तो ये 36 के अंदर इंग्लिश वाले भी आ रहे हैं प्लस हिंदी वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो 20 बच्चे हैं ये 20 बच्चे क्या है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने इन 20 को तो काउंट करना ही है, यानी कि 36 में से 20 आपने यहाँ काउंट कर लिए तो यहाँ कितने बचे 16 और 40 में से 20 काउंट कर लिए तो यहाँ बचे 20, यानी कि टोटल जो फेल हुए हैं केवल इंग्लिश में वो 16 है, केवल हिंदी में वो 20 है और ये जो 20 बच्चे हैं वे बोथ वाले हैं सॉरी, ठीक है। ये 16 बच्चे इंग्लिश वाले हो गए, ये 20 बच्चे हिंदी वाले हो गए ओनली हिंदी, और ये 20 बच्चे बोथ वाले हो गए। टोटल आप देखेंगे कि जो टोटल फेल हुए वो कितने हो गए 56%, यानी पास कितने हो जाएंगे 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कहा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास एक त्रिभुज है लाइक दैट, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसका आधार हो गया, ठीक है। अब आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आपको दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल जो है वो है 150 मीटर स्क्वायर 1/2। देन आपसे कहा है कि आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, यानी कि अगर आधार 3x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4x, ये ऊंचाई कितनी होगी 4x, आधार कितना होगा 3x, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, आधार की वैल्यू है 3x, ऊंचाई की वैल्यू कितनी हो गई 4x, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2 से आप 4 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स हुआ, ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी 6 से 150 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक्स की वैल्यू अगर 5 आ गई तो जो आपका आधार है वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ये है 4x यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर।
आपसे पूछा क्या था, इसके आधार की लंबाई क्या होगी। आधार की लंबाई ऑप्शन नंबर 3 15 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, नीचे देखिए आधार नीचे होता है तो इसकी ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी आ रही है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, दिए गए नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षर और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत पहचानना है। ठीक है, यानी कि कुछ सारी चीजें सिमिलर दिख रही है, गलत कौन सा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ एल यू जे एल यू जे एल यू जी, देखिए यहाँ पर जी आ रहा है, बाकी सब चीजें सेम है, यानी कि थर्ड इसमें से रॉन्ग है। थर्ड का ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सारी चीजें सेम है, सेम पैटर्न लिखा हुआ है, एक जैसा दिखता है, बस यहाँ कंफ्यूज करता है, तो आपको गलत वाला ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3 पर्सन है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्या कहा है, एक्स ने अपने माल को वाई से 20% सस्ता बेचा। ठीक है, यानी कि अगर वाई 100 रुपए में बेचता है तो 20% सस्ता, यानी कि इसने 80 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो देखिए ये समझने के लिए था, हम इसको छोटे फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि आप 80 और 100 को कैंसिल करेंगे तो 4 रुपए और 5 रुपए लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप देखेंगे कि 20% जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 रुपए में बेच रहा है तो ये 1 रुपए सस्ता, यानी 4 रुपए में बेच। ठीक है, और जेड से 20% महंगा बेचता है कौन, एक्स। एक्स अपने माल को जेड से 20% महंगा बेचता है। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जेड अगर 5 रुपए में बेच रहा है तो एक्स जो है वो 6 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, देखिए एक्स और वाई का रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया था। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, एक्स रेशियो वाई की बात करें तो कितना आया था 4:5। ठीक है, देन अब एक्स रेशियो जेड अगर आप देखते हैं तो जेड से 20% महंगा बेच रहा है, अगर ये 5 रुपए में बेचेगा तो ये 6 रुपए में, क्योंकि 20% महंगा यानी 120 रुपए और 100 रुपए, तो ये 6 रेशियो और 5 रेशियो आ जाएगा। अब कॉमन कौन दिख रहा है आपको, एक्स, यानी कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं वाई एक्स और जेड। वाई रेशियो एक्स कितना है 5:4, और एक्स रेशियो जेड कितना है 6:5। बस जगह खाली दिख रही है, वहाँ पड़ोसी को शिफ्ट करेंगे, 4 और 6, 5 इंटू 6 किया 30, रेशियो 6 इंटू 4 करेंगे 24, रेशियो 5 है, 4 इंटू 5 करेंगे 20। अगर कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 30 को 2 से काटेंगे 15, 24 को 2 से काटेंगे 12, और ये आ जाएगा 10। ए बी सी का रेशियो कितना, या एक्स वाई, देखो ये जो आगे वैल्यू दी है ये वाई की है, देन एक्स है, देन जेड है। ठीक है, यानी अगर एक्स वाई जेड आपको चाहिए तो एक्स की वैल्यू कितनी है 12, या इसकी ज़रूरत नहीं है, आपसे क्या कहा है जेड का माल, देखिएगा जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा है, तो जेड की वैल्यू दी हुई है 10 रुपये, या वाई की वैल्यू दी है 15 रुपये। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आई है 15 रुपये, महंगा अथवा सस्ता है। तो देखिए जेड का माल कितना सस्ता है 10 रुपये है, यानी 5 रुपये सस्ता है, किससे 15 से, इंटू क्या करेंगे, तो कितना आ रहा है ये 5/15 यानी 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 33.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर। कंफ्यूज मत होइए, बस सिंपल सोचिए, देखो एक्स और वाई 20% सस्ता बेचता है, यानी 100 में बेचेगा तो ये 80 में बेचेगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 4:5। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4:5। ठीक है, ये 4:5 मैंने लिख दिया। फिर आपसे कहा है कि x जो है वो z से 20% महंगा बेचता है, तो z से 20% महंगा कैसे बेचेगा, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से हम तीनों का रेशियो बनाएंगे, तो एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। देन आपसे पूछा है जेड और वाई का, जेड वाई से कितना सस्ता या महंगा है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 10 रुपये है, और जेड की वैल्यू 10 रुपये, वाई की वैल्यू 15 रुपये है, तो कितना सस्ता हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2004 में एक नई टी शर्ट की कीमत 250 रुपये थी। ठीक है, आपसे कहा है 2004 में टी शर्ट की कीमत थी 250 रुपये, एंड 2005 में ये 400 रुपये की हो गई। ठीक है, इस टी शर्ट की कीमत कितनी हो गई 400 रुपये, 250 रुपये से लेकर कहाँ चली गई है 400 रुपये तक, टी शर्ट की कीमत हो गई है 400 रुपये। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2004 से 5 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी। तो आप देखिए कितने रुपए बढ़ा है, तो आप कहेंगे 150 रुपये। किससे बढ़ा है 250 से, इंटू क्या होगा, तो 50 से कैंसिल करेंगे 2 बार, ये कैंसिल होगा 5 बार, 5 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए 30।
30 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 30 × 2 यानी कि 60%। ठीक है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? 60% की। ठीक है, तो ये कांस्टेबल की जो सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट थी उसका हमने फर्स्ट पेपर किया है। ठीक है, सो इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो इसी तरीके से मिलते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको सारे कांस्टेबल के पेपर को सोल्व जल्दी से जल्दी कराया जाए। थैंक यू।